ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। भारत कनाडा रिश्तों में जमी बर्फ पिघली और आप देखते हैं कि एक लंबे समय से भारत और कनाडा के रिश्ते बड़े बुरे ही दौर से गुजर रहे थे, उसी की बात हो रही है। और अभी G7 शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं ना। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये एशिया है, इसमें हमारा ये प्यारा भारत है, और यहाँ से आप जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको कनाडा देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, कनाडा आपको देखने को मिल रहा है, इसी की बात हो रही है। तो आप देखिए, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, उन्हें कनाडा आने का कथित निमंत्रण न मिलने पर कांग्रेस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय प्रधानमंत्री को G7 सम्मेलन में आमंत्रित न करना मोदी सरकार की कमजोर कूटनीति का प्रमाण है। और कांग्रेस ने इस पर बड़ी बड़ी बातें भी कही थी, आपको याद होगा। और आप देखते हैं कि इसके बाद जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मोदी को निमंत्रण दिया तो कहा गया कि यह देर से दिया गया, पर आखिरी देरी को कैसे परिभाषित किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री को G7 में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने को लेकर कनाडा में भी सवाल उठे। उनका जवाब देते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था एवं सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के साथ कई आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। मार्क कार्नी ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में तथाकथित भारतीय एजेंटों का हाथ होने के आरोपों की जांच से जुड़े प्रश्न पर कहा, कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। और आप देखेंगे इसमें कि यह समझा जाना चाहिए कि मार्क कार्नी का भारत समेत अनेक मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अलग रवैया है। इसका प्रमाण यह है कि भारत कनाडा आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के से खुफिया जानकारी साझा करेंगे। अगर देखिए G7 की हम लोग बात करें तो ग्रुप 7 की बात हो रही। इसमें आप देखते हैं कि आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। मार्क कार्नी तब कनाडा के अंतरिम पीएम बने थे जब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने रवैये के कारण जस्टिन ट्रूडो की फजीहत हो गई थी। उनकी ही पार्टी की ओर से उन पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव था। यदि वह प्रधानमंत्री बनी रहती तो लिबरल पार्टी बुरी तरह हारती। और आप देखिए, कनाडा भारत संबंध बिगड़ने के लिए जस्टिन ही जिम्मेदार थे। वह अपने कार्यकाल में आप देखते हैं कि खालिस्तान समर्थकों को खुश करने में लगे रहे। तब तो ऐसा करना उनकी मजबूरी हो गई जब अपनी अल्पमत सरकार चलाने के लिए वह खालिस्तान समर्थक जगजीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन के मोहताज हो गए थे। पूर्ण बहुमत नहीं मिला था ना। और आप देखते हैं कि उन्होंने जगमीत और अन्य खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकी निज्जर मामले में उन्होंने यह हास्यास्पद बयान दिया था कि उनकी हत्या में भारतीय एजेंटों के हाथ होने के पुख्ता आरोप मिले हैं। यह पहली बार था जब किसी शासन अध्यक्ष में प्रमाण नहीं बल्कि आरोपों के आधार पर किसी देश को कटघरे में खड़ा किया हो। और आप देखते हैं कि वह भी ऐसे शख्स की हत्या के मामले में जो अवैध तरीके से कनाडा पहुंचा था और जिसे भारत में आतंकी करार दिया गया था। और इसके बाद भारत कनाडा संबंध बिगड़ने ही थे और वे बिगड़े भी। और जस्टिन ट्रूडो की जगह अंतरिम प्रधानमंत्री बने कार्नी परंपरागत राजनेता नहीं, वह व्यवसायी रहे हैं। भारत से संबंधों समेत अन्य मामलों को अपनी तरह से देखते हैं। और इसके संकेत तभी मिल गए जब चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में खालिस्तानी झंडे नहीं दिखे। जस्टिन न सिर्फ खालिस्तान समर्थकों से घिरे रहते थे बल्कि उनकी सभाओं में खालिस्तानी झंडे भी लहराते थे। चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री बने कार्नी के मंत्रियों में से एक जूनियर मंत्री को छोड़ अन्य के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि वह खालिस्तान समर्थकों का साथी है। और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, पर उन्हें खालिस्तान समर्थक नहीं कह सकते। मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण मिलने के पहले विदेश मंत्री जयशंकर और अनीता आनंद में बात हुई थी। और कार्नी आप देखते हैं कि कार्नी की जीत के बाद मोदी ने उन्हें बधाई दी। और इसी कारण इस कहानी में दम नहीं दिखता कि G7 के बाकी देशों ने जब दबाव डाला तब कार्नी ने मोदी को निमंत्रण दिया। जो हमारा पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान में जो आप देखते हैं चला गया पंजाब, और भारत में जो पंजाब देखते हैं इसको, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा को कुछ भाग मिलाकर खालिस्तान देश मंगाने की मांग करते रहते हैं ना खालिस्तानी, उसी की बात की जा रही है।
अभी यह नहीं कह सकते कि मोदी की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के संबंध बहुत मधुर होने जा रहे हैं, पर इतना अवश्य है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। यह भविष्य बताएगा कि वह कितनी पिघलती है। यह कनाडा को भारत की जरूरत है तो उसे भी भारत की, और यह कह सकते हैं कि कनाडा को भारत से की ज्यादा जरूरत है। पर भारत को ऊर्जा सुरक्षा का जो स्रोत है, अपनी तकनीकी विकास के लिए जो दुर्लभ खनिज चाहिए, वे उसे कनाडा से आसानी से मिल सकते हैं। यदि दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आते हैं तो मौजूदा व्यापार दोगुना यानी 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी कुल आबादी का करीब 8% है। यह सही है कि यहाँ खालिस्तान समर्थक सक्रिय है, पर आप देखते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। उनकी राजनीतिक सक्रियता का कारण उनकी ओर से कनाडा के राजनीतिक सिस्टम का दुरुपयोग किया जाना है। इसी कारण वे राजनीतिक दलों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। इस बार भारतीय मूल के कहीं अधिक सांसद चुनाव जीते हैं, और पर भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि एनडीपी का खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह खुद चुनाव हार गया। वह एनडीपी का प्रमुख है, इसी कारण जगमीत को पार्टी प्रमुख से हटना पड़ा। मार्क कार्नी बहुमत से थोड़ा ही पीछे हैं, इसलिए उन्हें एनडीपी के साथ सांसदों की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कनाडा में सत्ताधारी दल की दिशा प्रधानमंत्री के रुख रवैये से तय होती है। उनका अपने दल पर दबदबा होता है। फिर से सत्ता में आई लिबरल पार्टी में वही होगा जैसा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहेंगे। और मोदी को कनाडा के आने का निमंत्रण मिलने के बाद से खालिस्तान समर्थक छोटे बड़े और गुमनाम से संगठन पगलाए हुए हैं। वे धरना प्रदर्शन करने में जुट गए। मोदी के कनाडा आगमन पर खालिस्तान समर्थकों को काबू में रखने के लिए कनाडा सरकार को सतर्क रहना होगा, पर भारत के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी कनाडा नीति को परिभाषित करे। मेरे लिए भारत सरकार की कनाडा नीति समझना कठिन है। मैं चाहूंगा कि कनाडा के मामलों में विदेश मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा हो। लेखक कनाडा मामलों के जानकार और ब्रॉडकास्टर वहां प्रवास भी करते हैं। इनका नाम है, आप देखें क्या इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, कुशल मेहरा के द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बताइए बात। राइटर की फाइटर बनने की चाहत। कुछ लोग यह भी चाह रहे थे कि युद्ध में सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को खरोंच भी ना आए। ये तंज हास बैंक का साझा, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। पश्चिम एशिया में भारतीयों की संख्या देख लीजिए। तुर्की में 3000, ये विदेश मंत्रालय के आंकड़े हैं, याद रखिएगा। और लेबनान में 4000, ईरान में 4000, जॉर्डन में 16,500, इराक में 25,000, इजराइल में 26,000, बहरीन में 3.4 लाख, ओमान में 6.59 लाख, कतर में 8.3 लाख, कुवैत में 10 लाख, और ये आप देखते हैं 27 लाख। सऊदी अरब में, यूएई में आपको 35 लाख देखने को मिलेंगे। पिता का त्याग। भारतीय संस्कृति में समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का वर्णन किया गया। पिता को धार्मिक ग्रंथों में देवतुल्य माना गया, और इस धरती पर पिता से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं है। पिता का संघर्ष, अनुभव और ज्ञान संतान को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और स्नेह को पिता शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से प्रकट करता है। वह जीवन भर संघर्ष कर अपनी संतान के सुनहरे भविष्य की नींव रखता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुत्र कितना भी निर्दयी स्वभाव का क्यों नहीं हो जाए, पिता उसके प्रति ममता और प्रेम को नहीं त्यागता है, क्योंकि उसके लिए पिता ने कितनी ही विपत्तियां झेली होती हैं। पिता के हृदय में उसके लिए सदैव ममता और प्रेम ही अंकुरित होता है, और इसलिए पिता का विराट व्यक्तित्व स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि पिता में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए संतान को हमेशा पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए। और आप देखते हैं कि जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके कंधे पर जनेऊ धारण कराया जाता है, जिससे एक धागा पितृ ऋण का प्रतीक होता है। यह धागा संतान को अपने माता पिता के प्रति दायित्वों का बोध कराता है। पिता अपने संतान का मार्गदर्शन करते हुए उसके जीवन को सुदृढ़ बनाता है। पूरी दुनिया में केवल पिता ही है जो अपनी संतान को अपने से ही श्रेष्ठ और सफल देखकर प्रसन्न होता है। पितृ दिवस पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पिता का योगदान और त्याग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने पिता के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष बलिदान हमारे लिए अनमोल है। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प कॉलम। ये आप देखेंगे उच्च स्तरीय जांच समिति। ये आप देखिए विमान हादसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही। ये अपेक्षित ही नहीं आवश्यक था कि अहमदाबाद के भयावह विमान हादसे की सघन जांच के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती। गृह सचिव की अध्यक्षता में ऐसी जो समिति गठित की गई है उसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह सुझाव भी
सुझाव भी है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के क्या उपाय किए जाएं। भारत के साथ विश्व समुदाय को स्तब्ध करने वाली इस दुर्घटना की जांच अन्य एजेंसियां भी करेंगी और इस जांच में विमान निर्माता कंपनी के साथ अमेरिका यूरोपीय जांच एजेंसियों की भी भागीदारी होगी। यह भी समय की मांग है क्योंकि यह दुर्घटना बहुत ही चकित करने वाली है। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान जिस तरह हादसे का शिकार हुआ है उसे देखते हुए इस कंपनी को भी दुर्घटना के कारणों की तह तक जाना ही होगा। इसलिए और भी क्योंकि एक तो भारत में इस कंपनी के और भी विमान है और दूसरे उस पर अपने विमानों के निर्माण में सुरक्षा उपायों की अनदेखी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। और देखिए कमेटी बनी है तो उसके ईमानदारी से के उससे निष्कर्ष निकलना चाहिए, आखिर उसमें क्या गलती थी, उससे क्या सीख ले सकते हैं, आगे क्या नहीं होना चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। समझ रहे हैं? लीपा पोती के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय समिति नहीं होना चाहिए। सरकारी से निजी कंपनी टाटा के हाथों में गई एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की गहन जांच के साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। उनमें से एक यह भी है कि हमारे सभी प्रमुख हवाई अड्डे जिन जगहों पर स्थित हैं वे चारों तरफ आबादी से घिरे हैं। इसके चलते किसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में आसपास की आबादी को भी लक्ष्य क्षति पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। अहमदाबाद में ऐसा ही हुआ। यहां विमान के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से वहां के मेडिकल छात्रों समेत कई लोग मारे गए। चारों ओर आबादी के से घिरे हवाई अड्डों के आसपास विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस तरह तक सहायता पहुंचाने में भी बाधा पहुंची। विमान यात्रा को केवल इसलिए सुरक्षित बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अहमदाबाद सरीखे हादसे विमानों से यात्रा के प्रति लोगों के मन में संदेह बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी आज विमान यात्रा करना एक आवश्यकता बन गई है। देश में पिछले कुछ वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ ही हवाई अड्डों की भी संख्या बढ़ रही है। स्पष्ट है कि डीजीसीए एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसी एजेंसियों की ओर और सजग होगा। विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर रह रहकर सवाल उठते रहे हैं। कम से कम सुरक्षा को तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बात केवल सुरक्षित विमान संचालन की ही नहीं है, रेल और बस समेत आवागमन के अन्य साधनों की भी सुगम और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। यह एक तथ्य है कि अपने देश में रेल और सड़क हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जान बचाएगी सख्ती। बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में शुरू हुई सख्ती असरकारक होगी और कई लोगों ने यह मान लिया है कि ऑनलाइन चालान बस कागजों तक सिमटा है। रोज हो रहे हादसे हंसती खेलती जिंदगियां लील रहे हैं। यातायात नियमों की अनदेखी हादसों की बड़ी वजह है। यह अच्छा है कि यातायात निर्देशालय ऐसे वाहनों को सूचीबद्ध कर रहा है जिनका 5 या उससे अधिक बार चालान हुआ और समन शुल्क भी लंबित है। हद तो यह है कि एक वाहन के 100 से अधिक चालान के मामले में पाए गए। ऐसे ही लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और दूसरों को भी इनकी वजह से जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। आजकल आप देखते हैं कि रोड पर आप ठीक चल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला ठीक चल रहा है ये भी मायने रखने लगा है। वाहन चालकों के ड्राइवर लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण निरस्त होने से संभव है कि अनदेखी रुके। लगभग 3.25 लाख वाहनों को पंजीकरण रद्द करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं ड्राइवर लाइसेंस रद्द होने योग्य पात्रता भी 30,000 से अधिक है। यह भी समझना होगा कि कभी कार्रवाई ज्यादातर पुलिस कमिश्नरेट वाले बड़े जिलों में है। पूरे प्रदेश में सख्ती शुरू होगी तो यह आंकड़ा और बड़ा होगा। पुलिस व परिवहन विभाग को चाहिए कि बिना देरी किए आदतन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई और तेज करें। और अभी आप देखते हैं जितने लोगों पर सख्त हुई है उसकी संख्या दोषियों की तुलना में अत्यल्प है। हमारे वायुमंडल की बढ़ती प्यास तो दुनिया भर में सूखे की समस्या गंभीर और व्यापक होती जा रही है, लेकिन इसके लिए सिर्फ बारिश के पैटर्न में बदलाव जिम्मेदार नहीं है। विज्ञानियों ने पता लगाया कि हमारे वायुमंडल की बढ़ती हुई प्यास भी सूखे जैसे हालात पैदा करती है। पिछले 4 दशकों में 1981 से 2022 में सूखे की गंभीरता में लगभग 40% वृद्धि वायुमंडलीय प्यास की वजह से हुई है। विज्ञानी इस वायुमंडलीय प्यास को एटमॉस्फेरिक इवेपोरेटिव डिमांड भी कहते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कहा गया कि यदि बारिश आपकी आय और तो एईडी आपका खर्च है, भले ही आपकी आय यानी कि आपकी आय वर्षा वही रहे, लेकिन अगर आपका खर्च एईडी बढ़ता है तो आपका बैलेंस घाटे में चला जाता है। सूखे के साथ ठीक यही हो रहा है। वायुमंडल जमीन से ज्यादा पानी की मांग कर रहा है। जैसे जैसे ग्रह गर्म होते हैं यह मांग बढ़ती जाती है। वायुमंडल मिट्टी, नदियों, झीलों और यहाँ तक कि पौधों से भी ज्यादा नमी खींचता है। इस बढ़ती प्यास के कारण सूखे की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसा उन इलाकों में भी हो रहा है जहां बारिश में आप देखिए बहुत ज्यादा कमी नहीं आई।
AED की प्रक्रिया बताती है कि वायुमंडल सतह से कितना पानी चाहता है। हवा जितनी ज़्यादा गर्म, धूपदार, हवादार और शुष्क होगी, उसे उतने ही अधिक पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए उन जगहों पर भी जहां बारिश में बहुत कम, बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ, हम सूखे की स्थिति को बदतर होते हुए देख रहे हैं। प्यासा वायुमंडल चीज़ों को तेजी से और अधिक तीव्रता से सुखा रहा है। नए विश्लेषण से पता चलता है कि AED न केवल मौजूदा सूखे को बदतर बनाती है, बल्कि यह सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार भी करती है। 2018 से 2022 तक सूखे का सामना करने वाले वैश्विक भूमि क्षेत्र में 74% की वृद्धि हुई है और उस विस्तार का 58% AED में वृद्धि के कारण हुआ। नए अध्ययन के अनुसार 2022 में 4 दशकों में सबसे अधिक सूखाग्रस्त वर्ष रहा है। दुनिया की 30% से अधिक भूमि में ने मध्यम से लेकर अत्यधिक सूखे की स्थिति का अनुभव किया है। यूरोप, पूर्वी अफ्रीका में 2022 में सूखा ज्यादा गंभीर है। यह मुख्य रूप से AED में तेज वृद्धि के कारण था, जिसने उस जगहों पर भी सूखा उत्पन्न कर दिया जहां वर्षा में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई थी। इससे जल आपूर्ति, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों पर अभूतपूर्व दबाव डाला और जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया। और इसलिए आने वाले समय में यह हमें सूखे से निपटने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। लेखक विज्ञान के जानकार हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। या आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दिए जाते हैं। एक तो आज है संडे, तो आज कम ही काम की खबरें रहती हैं, कम काम के आर्टिकल रहते हैं। रील्स की मायावी दुनिया का धोखा। प्रसिद्ध साहित्यकार मैत्री पुष्पा ने कभी मोबाइल को महिला सशक्तिकरण का बड़ा साधन बताया था। आज यह सूचना प्राप्त करने के साथ ही मनोरंजन का भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है। समाज पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। रील्स आदि में कही गई बातों को सही मानकर अनेक लोग अपनी राय बना लेते हैं। इसके दोस्त परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोग छपे अक्षरों की ओर लौट सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता कहीं अधिक होती है। ये किताबें हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद। आज संडे है, लाइव आकर जुड़ेंगे तो आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, उन्हें जरूर आप लोग बताइए। धन्यवाद।